नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानूनी दस्तावेज पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन या जिसे हम कहते हैं डिक्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना पत्र। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मतलब प्रोफॉर्मा है और साथ ही एक कानूनी विश्लेषण भी जो इसी फॉर्मेट पर आधारित है। हाँ, जो ऑर्डर 21 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड के तहत प्रिस्क्राइब्ड है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये डॉक्यूमेंट आखिर है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें कौन कौन सी की इन्फॉर्मेशन, अहम जानकारी शामिल होती है। बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि एक कोर्ट का फैसला, एक डिक्री, जमीन पर कैसे उतरती है, हकीकत कैसे बनती है। ये डिस्कशन ज़्यादातर प्रोसीजरल फॉर्म पर फोकस करेगा, अहम कानूनी सिद्धांतों पर उतना नहीं। सही का, फोकस प्रक्रिया पर है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आखिर है क्या चीज़, विस्तार से बताइए। देखिए, ये सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी, जो हमारे देश में दीवानी मामलों की अदालती कार्रवाई का पूरा प्रोसीजर बताता है, उसके तहत एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोसीजरल दस्तावेज है। जब कोर्ट कोई डिक्री यानी अंतिम फैसला या कोई ऑर्डर जारी करती है तो उसे असल में लागू करवाने के लिए मतलब एनफोर्स कराने के लिए ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। अच्छा। जिस व्यक्ति या पार्टी के हक में फैसला आता है उसे हम कहते हैं डिक्री होल्डर। हाँ, डिक्री धारक। और जिसके खिलाफ फैसला होता है, जिसे पैसे देने हैं या कुछ करना है, वो है जजमेंट डेटर यानी निर्णय ऋणी। समझ गई। तो ये एक तरह से कोर्ट के फैसले और उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, उसके जमीनी नतीजे के बीच का ब्रिज है, एक पुल। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, ब्रिज। बिना इस एप्लीकेशन के डिक्री अक्सर सिर्फ कागज पर ही रह जाती है। तो इस फॉर्म में, इस एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स भरनी होती हैं? जैसा आपने बताया ऑर्डर 21 रूल 11 में दिया है, इसमें 10 कॉलम होते हैं। हाँ, इसमें कुल 10 कॉलम होते हैं और हर कॉलम एक स्पेसिफिक जानकारी मांगता है। ऑर्डर 21 रूल 11(2) में ये सब डिटेल्स लिस्टेड है। जैसे कॉलम 1 में वाद संख्या, केस नंबर, कॉलम 2 में पक्षकारों के नाम, नेम्स ऑफ द पार्टीज, और कॉलम 3 में डिक्री की तारीख, डेट ऑफ डिक्री। ये तो बेसिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हो गई। हाँ, ये तो केस को पहचानने के लिए बिल्कुल जरूरी है। लेकिन कॉलम 4 पूछता है कि क्या कोई अपील हुई है? हैज एनी अपील बीन प्रिफर्ड फ्रॉम द डिक्री? ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत क्रूशल है। देखिए, अगर जजमेंट डेटर ने डिक्री के खिलाफ अपील फाइल कर दी है और वो अपील अभी पेंडिंग है, चल रही है, तो आमतौर पर एग्जीक्यूशन की कार्यवाही रुक जाती है या कोर्ट उस पर स्टे लगा देती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपेलेट कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। ये कॉलम कोर्ट को बताता है कि डिक्री फाइनल हुई है या उस पर अभी भी लीगल चैलेंज चल रहा है। अच्छा, मतलब ये फाइनलिटी चेक है। हाँ। फेयरनेस के लिए भी जरूरी है कि जब तक मामला पूरी तरह तय ना हो तब तक जबरदस्ती वसूली ना हो। बिल्कुल। इससे पता चलता है डिक्री एग्जीक्यूटेबल है या नहीं। फिर आता है कॉलम 5, पेमेंट और एडजस्टमेंट मेड इफ एनी, यानी क्या जजमेंट डेटर ने फैसले के बाद कोई पेमेंट की है या कोई और लेन देन हुआ है डिक्री को लेकर। अच्छा, इससे ये पता चल जाएगा कि आप कितना अमाउंट बकाया है। राइट, एग्जैक्टली। मान लीजिए 1 लाख की डिक्री है और जजमेंट डेटर 20,000 दे चुका है, तो वो यहाँ मेंशन करना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी रहती है। और कॉलम 6, प्रीवियस एप्लीकेशन इफ एनी विद डेट एंड रिजल्ट। हाँ, ये पूछता है कि क्या डिक्री होल्डर ने पहले भी एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया था, अगर हाँ तो कब किया था और उसका नतीजा क्या निकला। ये कोर्ट को हिस्ट्री बताता है कि पहले कोशिश हुई या नहीं, और अगर हुई तो क्यों सफल नहीं हुई। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया हो। राइट, ये बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट देता है कोर्ट को। अब आते हैं मुद्दे पर कि डिक्री होल्डर को असल में चाहिए क्या। कॉलम 7, हाँ, अमाउंट विद इंटरेस्ट ड्यू अपॉन द डिक्री और अदर रिलीफ ग्रांटेड देयरबाय टुगेदर विद पर्टिकुलर्स ऑफ एनी क्रॉस डिक्री। यहाँ पर डिक्री होल्डर को साफ साफ लिखना होता है कि उसे डिक्री के तहत कितना पैसा चाहिए ब्याज के साथ, या फिर कोई और राहत जैसे प्रॉपर्टी का कब्जा। और क्रॉस डिक्री का मतलब, अगर उसी केस में जजमेंट डेटर के हक में भी कोई डिक्री पास हुई है डिक्री होल्डर के खिलाफ, तो उसका ब्यौरा भी देना होता है, मतलब सेट ऑफ हो सकता है। ओके। और कॉलम 8, अमाउंट ऑफ कॉस्ट्स इफ एनी। ठीक है, ये है मुकदमे का खर्चा। अगर कोर्ट ने डिक्री होल्डर को केस लड़ने का खर्चा भी जजमेंट डेटर से दिलवाया है तो वो अमाउंट यहां लिखा जाता है। ठीक है।
और कॉलम 9 अगेंस्ट whom एग्जीक्यूशन इज sought, हाँ। किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है? हाँ, यहाँ पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम लिखा जाता है जिनसे वसूली करनी है, यानी जजमेंट डेटर्स। और अब आता है सबसे अहम, सबसे एक्शन ओरिएंटेड हिस्सा, कॉलम 10 मोड इन विच द असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट इज रिक्वायर्ड। यहाँ बात सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये कॉलम एग्जीक्यूशन का दिल है। यहाँ डिक्री होल्डर बताता है कि वो कोर्ट से किस तरह की मदद चाहता है डिक्री को इन्फोर्स करवाने के लिए। यहीं पर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म चुना जाता है। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इसमें, ये जानना बहुत जरूरी है। भी ब्रॉडली दिए गए हैं। जैसे पहला, डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रीड, अगर डिक्री किसी खास प्रॉपर्टी को देने की है। दूसरा, अटैचमेंट इन सेल और सेल विदाउट अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को कुर्क करना और फिर नीलाम करके पैसा वसूलना। ये सबसे कॉमन तरीका लगता है पैसे की डिक्री में। हाँ, काफी कॉमन है। तीसरा, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन, यानी जजमेंट डेटर को गिरफ्तार करके सिविल जेल में रखना। ये थोड़ा ड्रास्टिक कदम है और सिर्फ कुछ शर्तों के पूरा होने पर ही लिया जाता है, खासकर जब देनदार जानबूझकर पैसे नहीं दे रहा हो। गिरफ्तारी भी, ये तो काफी गंभीर है। जी हाँ, पर इसकी अपनी लिमिटेशंस और प्रोसीजर्स हैं। चौथा, अपॉइंटिंग अ रिसीवर, कोर्ट एक रिसीवर नियुक्त कर सकती है जो प्रॉपर्टी को मैनेज करे और उससे होने वाली आमदनी से डिक्री होल्डर को पेमेंट करे। अच्छा, रिसीवर। और पांचवां, इन सच अदर मैनर एज द नेचर ऑफ द रिलीफ ग्रांटेड में रिक्वायर, यानी अगर कोई और तरीका जरूरी हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे मैंडेटरी इंजंक्शन का इन्फोर्समेंट। सैलरी अटैचमेंट भी इसी में आ सकता है इनडायरेक्टली। वाह, मतलब कोर्ट के पास काफी पावर्स हैं अपने फैसलों को लागू करवाने के लिए। सिर्फ फैसला सुनाना ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करवाना भी कोर्ट की जिम्मेदारी है। एब्सोल्युटली, कानून का मकसद ही यही है कि अधिकार सिर्फ कागज पर न रहें। और इस एप्लीकेशन के साथ रूल 11(2) के आखिर में लिखा है कि एप्लीकेशन पर आवेदक या कोई और व्यक्ति जो केस के तथ्यों से वाकिफ हो, उसके हस्ताक्षर और वेरिफिकेशन होना जरूरी है। वेरिफिकेशन क्यों? ये पुष्टि करने के लिए कि एप्लीकेशन में दी गई जानकारी आवेदक के ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। इससे फ्रिवुलस एप्लीकेशंस रोकने में मदद मिलती है। साथ ही रूल 11(3) कहता है कि कोर्ट एप्लीकेंट से डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी मंगवा सकती है। हाँ, ऑथेंटिसिटी के लिए जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो शुरू में नोट में थी कि फॉर्मल डिक्री पे मोहर लगने से पहले भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। हाँ, ऑर्डर 21 रूल 11(1) का प्रोवाइजो ये कहता है, जहां डिक्री पैसे के भुगतान के लिए है, कोर्ट चाहे तो डिक्री होल्डर की मौखिक प्रार्थना पर ओरल एप्लीकेशन और डिक्री की फॉर्मल ड्राइंग अप का इंतजार किए बिना जजमेंट डेटा की गिरफ्तारी का आदेश दे सकती है, अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन छोड़ने वाला हो या अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने वाला हो। ओह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब अर्जेंसी में इमीडिएट एक्शन लिया जा सकता है। जी हाँ, ये जुडिशियल डिस्क्रिशन का मामला है और ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर न्याय में देरी से बचने के लिए प्रोसीजर को थोड़ा फ्लेक्स किया जा सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब ये है, देखिए, कोर्ट का फैसला आना, डिक्री मिलना, वो तो लड़ाई जीतने जैसा है, पर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन वो प्रक्रिया है जो उस जीत के फल को आप तक पहुंचाती है। ये वो मशीनरी है जो फैसले को कागज से उतार कर हकीकत में बदलती है। हाँ। इसके बिना एक वैलिड डिक्री भी कई बार सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह जाती है। ये प्रोसेस ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी लड़ाई का अंत सिर्फ सिंबॉलिक ना हो, बल्कि उसका टेंजिबल रिजल्ट मिले। ये हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत ही क्रिटिकल, अहम स्तंभ है। वाकई कानूनी प्रणाली के इस प्रैक्टिकल जमीनी पहलू को समझना काफी एनलाइटनिंग रहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रक्रिया कितनी डिटेल्ड है। हाँ, बिल्कुल। और ये फॉर्म और प्रोसीजर तो बताते हैं कि एग्जीक्यूशन कैसे किया जाए, है ना? पर ये एक और गहरा सवाल खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो क्या? वो ये कि वो कौन से सिस्टमिक, व्यवस्थागत या प्रैक्टिकल चैलेंजेस हो सकते हैं जो एक सही तरीके से फाइल की गई एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के बावजूद डिक्री के एक्चुअल एनफोर्समेंट में, उसके असल में लागू होने में देरी या रुकावटें पैदा करते हैं, जैसे जजमेंट डेटर का पता न चलना, प्रॉपर्टी का न मिलना या प्रोसीजरल डिलेस। इस पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। सही कहा। ये एक अलग ही चर्चा का विषय है कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस को और इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। खैर, आज की इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन की बारीकियों को समझने में काफी मदद मिली। माय प्लेजर।